नमस्कार साथियों, आप सभी का एल्पा डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलो हम बात कर रहे थे गणित यानी मैथ की, और इससे पहले हमारी एक क्लास हो चुकी थी। आज हमारी ये दूसरी क्लास है और इसमें हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन से संबंधित सेलेक्ट टॉपिक की। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है भिन्न यानी फ्रैक्शन। इससे पहले हम पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन, और पहले वाली क्लास में हमने बताया था सिंप्लीफिकेशन को हम 7 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, और उसमें से जो पहला पार्ट था बोर्डमास का नियम, उसके बारे में हमने बात कर ली। आज हम बात करेंगे भिन्न यानी फ्रैक्शन की। चलो समझते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है, भिन्न क्या है। सबसे पहले आप मुझे बताइए, भिन्न किसे कहते हैं, फ्रैक्शन किसे कहते हैं। ऐसी संख्या जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। वापिस सोचना, ऐसी संख्या जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। बात समझ पा रहे हो क्या। भिन्न किसे कहते हैं, ऐसी संख्या को भिन्न कहते हैं जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। अब समझना, भिन्न को हम साधारणतया 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। सबसे पहला भिन्न का भाग रहेगा साधारण भिन्न। सिंपल फ्रैक्शन। उसके बाद भिन्न का दूसरा पार्ट रहेगा दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। और उसके बाद हम बात करेंगे सतत भिन्न, कंटिन्यू फ्रैक्शन। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं, समझते हैं साधारण भिन्न किसे कहते हैं, सिंपल फ्रैक्शन किसे कहते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा, जैसे ये भिन्न है 6/10। हमारे पास एक भिन्न है 6/10। क्या मैं इसको 3/5 लिख सकता हूं क्या। देखिए ये 2 से कितनी बार कैंसिल हो रहा है, 3 बार। ये 2 से कितनी बार कैंसिल हो रहा है, 5 बार। तो इस भिन्न को हम 3/5 लिख सकते हैं। अब समझना, इसको आगे और हम हल कर सकते हैं क्या, इसको आगे और हल करना संभव नहीं है। इसको हम आगे और हल नहीं कर सकते हैं। यदि हल करेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ पॉइंट में आएगा। हमें पॉइंट में नहीं चाहिए, हमें भिन्न के रूप में चाहिए, अंश बटा हर के रूप में चाहिए। तो इसको और आगे हल करना संभव नहीं है। तो इस रूप को ही, भिन्न के इस रूप को ही हम क्या कहते हैं, साधारण भिन्न कहते हैं, सिंपल फ्रैक्शन कहते हैं। बात समझ पा रहे हो क्या भाई। जिसे और आगे हल करना संभव नहीं हो, तो भिन्न के इस रूप को हम क्या कहते हैं, साधारण भिन्न कहते हैं। ये तो बात हो गई साधारण भिन्न की। अब बात करते हैं दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन की। तो दशमलव भिन्न किसे कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, समझते हैं। ऐसी भिन्न जिसका अंश तो कुछ भी हो सकता है, अंश तो कुछ भी हो सकता है, परंतु हर क्या होनी चाहिए, 10 की घात होनी चाहिए, 10 की घात होनी चाहिए। तो ऐसी भिन्न को हम क्या कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं, दशमलव भिन्न कहते हैं। जिसका अंश तो कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु हर कैसी होनी चाहिए, 10 की घात होनी चाहिए। चलो समझते हैं 10 की घात कैसे। जैसे आपके पास एक भिन्न है 3/10 की घात 1। 10 की घात 1 का मतलब क्या है, 10 ही तो है। 10 की घात 2 का मतलब क्या है, 100। और 10 की घात 3 का मतलब क्या है, 1000। अब देखिए 10 की घात 1 का मतलब क्या है, 3 है, सॉरी 10 की घात 1 का मतलब क्या है, 10 ही होगा। तो अब हमारे पास ये 3/10 है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं क्या, 0.3। तो यही ऐसी भिन्न को ही हम क्या कहते हैं, ऐसी भिन्न को ही हम दशमलव भिन्न कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। एक और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मेरे पास है 15/10 की घात 3, और 10 की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000। अब देखिए मैं इसको और आगे हल करूंगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं 0.015, और यही भिन्न का दशमलव रूप है, डेसिमल फ्रैक्शन है। अगली बात समझ में। तो ऐसी भिन्न को हम क्या कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं, दशमलव भिन्न कहते हैं। अब हम बात करते हैं सतत भिन्न किसे कहते हैं, कंटिन्यू फ्रैक्शन किसे कहते हैं। आपने देखा होगा हमारे सामने कुछ इस प्रकार की भिन्न रहती हैं, 1/2 +1/2 +1/2 +1/2।
तो ऐसी भिन्न को हम क्या कहते हैं, ऐसी भिन्न को हम सतत भिन्न कहते हैं, कंटिन्यू फ्रैक्शन कहते हैं। बात समझ पा रहे हो? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा भिन्न किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद भिन्न के प्रकारों के बारे में पढ़ा, हमने ये समझने की कोशिश की साधारण भिन्न किसे कहते हैं, दशमलव भिन्न किसे कहते हैं, सतत भिन्न किसे कहते हैं, और आज हम सबसे पहले बात करेंगे साधारण भिन्न किसे कहते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं साधारण भिन्न। साधारण भिन्न, साधारण भिन्न किसे कहते हैं यह तो हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे साधारण भिन्न के प्रकार। साधारण भिन्न के 3 प्रकार है। सबसे पहले हम बात करेंगे उचित भिन्न के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे अनुचित भिन्न के बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे मिश्र भिन्न के बारे में। उचित भिन्न जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न इनप्रॉपर फ्रैक्शन, और मिश्र भिन्न जिसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। चलो सबसे पहले समझते हैं उचित भिन्न किसे कहते हैं। उचित भिन्न क्या है? ऐसी भिन्न जिसका मान 1 से कम है, ऐसी भिन्न जिसका मान 1 से कम है, तो ऐसी भिन्न को हम क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। वापिस समझना, ऐसी भिन्न जिसका मान क्या है, 1 से कम, जिस भिन्न का मान 1 से कम होता है, तो ऐसी भिन्न को हम क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। और ऐसी भिन्न जिसका मान या तो 1 है, या तो 1 है, या 1 से अधिक है, 1 से अधिक है, तो ऐसी भिन्न को हम क्या कहते हैं, तो ऐसी भिन्न को हम अनुचित भिन्न कहते हैं। ऐसी भिन्न जिसका मान क्या होना चाहिए, 1 से कम है, तो इस भिन्न को हम क्या कहेंगे, उचित भिन्न कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ऐसी भिन्न जिसका मान या तो 1 है या 1 से अधिक है, तो ऐसी भिन्न को हम क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न कहेंगे। अभी हम उचित भिन्न और अनुचित भिन्न को समझेंगे, उसके बाद मिश्र भिन्न की बात करेंगे। चलो अब समझते हैं 1 से कम कैसे। 1 से कम कैसे? जैसे आपके सामने एक भिन्न है 1/2, इसको मैं हल करूंगा तो इसका मान क्या आएगा, 0.5। अब मुझे ये बताइए, क्या 0.5 1 से कम है या 1 से अधिक है? मतलब 1 से बड़ी वैल्यू है या 1 से छोटी वैल्यू है? तो आप सबको पता है 0.5 क्या है, 1 से छोटी वैल्यू है, 1 से कम है। और जिस किसी भी भिन्न का मान 1 से कम आता है, तो ऐसी भिन्न को हम क्या कहते हैं, ऐसी भिन्न को हम उचित भिन्न कहते हैं। बात समझ पा रहे हो क्या? जिस किसी भी भिन्न का मान 1 से कम आता है, ऐसी भिन्न को हम क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। तो इस हिसाब से ये 1/2 किस प्रकार की भिन्न हो गई, तो ये एक प्रकार की उचित भिन्न हो गई। अब समझते हैं 1, ठीक है भाई। अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, जिसका मान या तो 1 है या 1 से अधिक है, तो उस भिन्न को हम क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं 1 कैसे। जैसे आपके सामने एक भिन्न है 13/13, इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 1। और अभी मैंने बताया जिस किसी भी भिन्न का मान 1 आता है, तो ऐसी भिन्न को हम क्या कहते हैं, ऐसी भिन्न को हम अनुचित भिन्न कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 13/13 भी एक प्रकार की कैसी भिन्न है, ये भी एक प्रकार की अनुचित भिन्न है। अब समझते हैं आगे। तो मैं इस हिसाब से कह सकता हूं, ऐसी सभी भिन्न जिसका अंश और हर एक समान है, अंश और हर एक समान है, तो वो सभी भिन्न क्या होगी, ऐसी सभी भिन्न अनुचित भिन्न होगी। तो आप नोट लगाकर लिख सकते हो, ऐसी सभी भिन्न जिनका अंश एवं हर एक समान हो,
हो तो ऐसी बिन को हम क्या कहते हैं? तो ऐसी बिन को हम अनुचित बिन कहते हैं। अगली बात समझ में, कोई भी बिन है, चाहे आपके सामने 5/5 है या 15/15 है, जिस किसी भी बिन का मान है अंश और हर का मान, जिस किसी भी बिन में अंश और हर का मान क्या है? समान है, तो उस बिन को हम क्या कहेंगे? अनुचित बिन कहेंगे। ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि एक का मतलब क्या है। अब समझते हैं एक से अधिक का मतलब क्या है। एक से अधिक का मतलब, जैसे हमारे पास एक बिन है 3/2, बिन क्या है? 3/2। इसको मैं हल करूंगा तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 1.5। अब मुझे ये बताइए 1.5 एक से बड़ी वैल्यू है या एक से छोटी वैल्यू है? तो आप सबको पता है 1.5 एक से बड़ी वैल्यू है, और जिस किसी भी बिन का मान एक से बड़ा आता है या एक आता है, तो ऐसी बिन को हम क्या कहते हैं? तो ऐसी बिन को हम अनुचित बिन कहते हैं। तो इस हिसाब से 3/2 भी एक प्रकार की कैसी बिन है? तो ये भी एक प्रकार की अनुचित बिन है, इन फ्रैक्शन है, इन प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगली बात समझ में, चलो एक और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है 7/2, इसको मैं हल करूंगा तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी इसकी? 3.5। अब मुझे ये बताइए 3.5 एक से बड़ी वैल्यू है या नहीं है? आप सबको पता है 3.5 एक से बड़ी वैल्यू है, और जिस किसी भी बिन का मान एक से अधिक आता है तो इस बिन को हम क्या कहते हैं? तो ऐसी बिन को हम अनुचित बिन कहते हैं, इन प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। चलो ये बात तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, परंतु हमारे लिए दिक्कत क्या होती है कि एग्जाम आज तो है नहीं, एग्जाम में टाइम लगेगा, और जब तक हमें ये याद रखने में दिक्कत रहती है कि भाई कौन सी बिन का मान एक से कम होता है और कौन सी बिन का मान एक से अधिक होता है। तो इसलिए इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे ताकि हम इन बातों को एग्जाम तक याद रख पाए। बात समझ पा रहे हो क्या? तो ट्रिक समझते हैं। अब ट्रिक क्या है, उचित बिन है और अनुचित बिन की ट्रिक क्या है, ट्रिक के माध्यम से इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आपके सामने एक बिन है 2/7, ठीक है। एक बिन है आपके सामने 2/7 है। अब आपको पहचानना है ये उचित बिन है या अनुचित बिन है। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं जिसकी सहायता से आप आराम से पहचान सकेंगे कि ये उचित बिन है या अनुचित बिन है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके पास में भी 0 लगा दिया और इसके पास में भी मैंने क्या कर दिया? 0 लगा दिया। अब मुझे बताइए ये हो गया 20/70, ये कितनी हो गई? 20/70 हो गई। अब ये नीचे वाला व्यक्ति कितने किलो का है? 70 किलो का है, और उसके ऊपर मैंने 20 किलो का व्यक्ति बैठा दिया। मैंने क्या किया? 70 किलो के ऊपर 20 किलो का व्यक्ति बैठा दिया। अब आपसे पूछता हूं क्या ये व्यवहारिक जीवन में ये संभव है क्या? ये अच्छा कार्य है क्या? ये सही है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो। 70 किलो के व्यक्ति के ऊपर छोटा व्यक्ति बैठा सकते हो, 20 किलो का व्यक्ति बैठा सकते हो। अर्थात कार्य क्या है? सही है, और सही को हम क्या बोलते हैं? उचित बोलते हैं। अर्थात आप कहेंगे ये कार्य कैसा है? उचित है। बात समझ पा रहे हो? तो कहने का मतलब यह है उचित बिन का उचित बिन हम किसे कहते हैं? ऐसी बिन जिसका अंश क्या हो? छोटा हो और हर बड़ा हो। अंश तो क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, और हर क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। और जिस किसी भी बिन का अंश छोटा है और हर बड़ा है तो ऐसी बिन को हम क्या कहते हैं? उचित बिन कहते हैं। आगे बात समझ में? तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि भाई बड़े व्यक्ति के ऊपर हम छोटा व्यक्ति बैठा सकते हैं, और ये कार्य सही है, और सही को ही हम क्या बोलते हैं? उचित बोलते हैं। और इसका उल्टा, मैं इसका उल्टे ही ले रहा हूं, जैसे 7/2 ले रहा हूं, 7/2 ले लिया। अब मुझे बताइए 7/2, इसके भी पास में यहां पर भी मैंने 0 लगा दिया और इसके पास में भी मैंने 0 लगा दिया। अब 70/20 बन गई। अब ये बताइए ये कैसी बिन है? हम कैसे पता करेंगे कि उचित बिन है या अनुचित बिन है? तो देखिए ये 20 किलो का व्यक्ति है और इसके ऊपर मैंने कितने किलो का व्यक्ति बैठा दिया? 70 किलो का व्यक्ति बैठा दिया। अब आपसे पूछता हूं क्या ये कार्य उचित है क्या? सही है क्या? तो आप कहेंगे सर ये कार्य सही नहीं है,
उचित नहीं है। और जो सही नहीं होता है, उचित नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुचित कहते हैं। आगे बात समझ में? उसे हम क्या कहते हैं? अनुचित कहते हैं। तो इस हिसाब से मैं ये कह सकता हूं, ऐसी भिन्न जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। वापिस समझना, जिसका अंश तो क्या है? अंश तो है हमारे पास बड़ा, और हर क्या है? हर छोटा है। ठीक है, तो ऐसी भिन्न जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, तो ऐसी भिन्न को हम क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न कहते हैं। और आप ऐसे याद रख सकते हो आराम से कि बड़े व्यक्ति के ऊपर छोटा व्यक्ति तो हम बैठा सकते हैं, ये कार्य सही है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? उचित बोलते हैं। और छोटे व्यक्ति के ऊपर बड़ा व्यक्ति हम नहीं बैठा सकते हैं, अर्थात ये कार्य कैसा है? अनुचित है, इसलिए हम ऐसी भिन्न को क्या बोलते हैं? अनुचित भिन्न कहते हैं। मतलब ये याद रखने का तरीका है, ऐसे ही हम याद रख सकते हैं उचित भिन्न और अनुचित भिन्न में अंतर क्या होता है। चलो अब बात चलते हैं, ये तो बात हो गई कि उचित भिन्न किसे कहते हैं और अनुचित भिन्न किसे कहते हैं। अब समझते हैं भी इससे हमारे एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन को समझते हैं। हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक उचित भिन्न है। हमें हमारे सामने चार ऑप्शन है। एक तो है 5, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 5/5। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 5/3 और चौथा ऑप्शन है हमारे पास 3/5। आपको यह बताना है इनमें से कौन सी भिन्न उचित भिन्न है। सोचिए एक बार, भाई आपके सामने चार ऑप्शन है, इन चारों में से उचित भिन्न कौन सी है, आपको यह बताना है। सोचिए एक बार जरा, इनमें से कौन सी भिन्न उचित होगी। सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है? 5 है। तो 5 आपके हिसाब से कैसी भिन्न है? मैंने आपको बताया था, जिस किसी भी भिन्न का मान 1 से अधिक होता है तो ऐसी भिन्न को हम क्या कहते हैं? ऐसी भिन्न को हम अनुचित भिन्न कहते हैं। और 5 भी क्या है? 1 से बड़ी वैल्यू है। भाई जिस किसी भी भिन्न का मान 1 से अधिक होता है उसे हम क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न कहते हैं। आपके दिमाग में ऐसा कि सर हमने ऐसा नहीं समझा, हमने तो केवल ट्रिक के माध्यम से याद रखा कि भाई जिस किसी भी ऊपर नीचे अंश में है तो बड़ा छोटे के हिसाब से याद रखा। तो आप देखिए, आप बोलेंगे इसमें तो सर कुछ नीचे है ही नहीं, इसका मतलब क्या है? इसके नीचे कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या? इसके नीचे एक तो है। तो आप ट्रिक से भी कर सकते हो इसको। अब देखिए हमने क्या किया, छोटे व्यक्ति के ऊपर बड़ा व्यक्ति बैठा दिया, और जैसे ही हम छोटे व्यक्ति के ऊपर बड़ा व्यक्ति बैठाते हैं, आप कहेंगे कार्य कैसा है? अनुचित है, अर्थात गलत है। तो एक ऐसी भिन्न हो गई, तो यह हमारे पास अनुचित भिन्न हो गई। तो ए ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। हमसे किसके बारे में बात कर रहा था? हमसे किस भिन्न के बारे में पूछा गया है? उचित भिन्न के बारे में पूछा। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है? 5/5। इसका मान कितना आएगा? 1 आएगा। तो मैंने आपको अभी बताया था, जिस किसी भी भिन्न का मान या 1 आए या उसका अंश और हर की वैल्यू एक समान है, तो ऐसी भिन्न हमेशा कैसी होती हैं? अनुचित भिन्न होती हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी में क्या है? 5/3 है। 5/3 देखते हैं उचित है या अनुचित है। छोटे व्यक्ति के ऊपर कैसा बैठा दिया? बड़ा व्यक्ति बैठा दिया। अब मुझे ये बताइए, छोटे व्यक्ति के ऊपर बड़ा व्यक्ति है, अर्थात एक ऐसा कार्य है, यह अनुचित कार्य है। छोटे व्यक्ति के ऊपर कैसा है? बड़ा व्यक्ति है, अनुचित कार्य है, अर्थात कैसी भिन्न है? अनुचित भिन्न है। और हमसे एग्जाम में किसके बारे में पूछा?
उचित भिन्न के बारे में पूछा तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही आंसर होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो और चेक भी कर सकते हो। देखिए हमारे पास 5/3 है, बड़े व्यक्ति के ऊपर किसको बैठा दिया? छोटे व्यक्ति को बैठा दिया। आप कहेंगे कार्य कैसा है? एकदम सही कार्य है, उचित कार्य है, ठीक है। अर्थात ये कैसी भिन्न है? एक प्रकार की उचित भिन्न है। आगे बात समझ में? तो आप ऐसे याद कर सकते हो। चलो ये बात हो गई उचित भिन्न और अनुचित भिन्न की। अब भिन्न का जो साधारण भिन्न का जो तीसरा प्रकार है मिश्र भिन्न है, उसके बारे में बात करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। भिन्न का तीसरा प्रकार कौन सा है? मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिश्र भिन्न किसे कहते हैं समझते हैं। आपसे केवल मिश्र भिन्न के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं मिश्र क्या है। मिश्र का मतलब क्या था? कोई भी दो वस्तु या कोई भी दो वस्तु को मिलाते हैं और मिलाने से दो या दो से अधिक वस्तुओं को मिलाने से किसी भी तीसरी वस्तु का निर्माण होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो ऐसी वस्तु को हम मिश्रित बोलते हैं या मिश्र वस्तु बोलते हैं। बात समझ पा रहे हो क्या? तो सेम यही बात इसमें लागू हो रही है। इसमें भी क्या है? दो या दो से अधिक भिन्नों को मिलाने से जिस भिन्न का निर्माण होता है, तो ऐसी भिन्न को हम क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न बोलते हैं। जैसे देखिए एक हमारे पास एक है और इसके साथ मैंने 1/2 को मिला दिया, तो इससे हमारे पास ये, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? एक सही 1/2 लिख सकता हूं। तो इस रूप को ही हम क्या बोलते हैं? इस रूप को ही हम मिश्र भिन्न बोलते हैं। आगे बात समझ में? भिन्न के इस रूप को हम क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न बोलते हैं। अब इसमें हमने क्या किया? एक दो भिन्नों को जोड़ा, जोड़ने से जो भिन्न प्राप्त हुई, इस भिन्न को हम क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न बोलते हैं। अब समझना, इसमें मैंने दो भिन्न को जोड़ा, इससे मिश्र भिन्न प्राप्त हुई। ये भिन्न क्या है? इसे हम पूर्णांक कहते हैं। ये क्या है? पूर्णांक है। और अब मुझे बताइए 1/2 एक कैसी भिन्न है? उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है? 1/2। तो आप सबको पता है इसका अंश क्या है? सॉरी, ये बड़े व्यक्ति के ऊपर छोटा व्यक्ति बैठा हुआ, अर्थात कार्य क्या है? सही कार्य है, अर्थात उचित है। तो हमें कहेंगे कि एक प्रकार की उचित भिन्न है, उचित भिन्न है। और इससे क्या बन रहा है? मिश्र भिन्न बन रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि पूर्णांक प्लस उचित भिन्न किसके बराबर होती हैं? मिश्र भिन्न के बराबर होती हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कथन के रूप में कि पूर्णांक और उचित भिन्न मिलकर मिश्र भिन्न बनाती है। क्या यह कथन सही है या गलत है? इसके साथ आपको एक दो और कथन देके ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये कथन आपको ध्यान में रखना है, ऐसा कथन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलो आगे बात करते हैं। जैसे हमारे पास एक सही 1/2 है, एक सही 1/2 है। क्या मैं इसको आगे हल करके 3/2 नहीं लिख सकता हूं क्या? तो एक सही 1/2 को हम बिल्कुल 3/2 लिख सकते हैं। अब मुझे बताइए 3/2 एक कैसी भिन्न है? तो आप सबको पता है कि 3/2 एक प्रकार की अनुचित भिन्न है। कैसी भिन्न है? अनुचित भिन्न है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मिश्र भिन्न किसके बराबर होती हैं? अनुचित भिन्न के बराबर होती हैं। तो आपके पास दूसरा कथन क्या आ गया? आपके पास दूसरा कथन आ गया, मिश्र भिन्न बराबर किसके होती हैं? मिश्र भिन्न अनुचित भिन्न के बराबर होती हैं। आगे बात समझ में? तो यहाँ दो कथनों में से आपसे क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनमें से भाई या कौन सा कथन है, सत्य है या असत्य है? आगे बात समझ में? चलो ये तो बात हो गई मिश्र भिन्न किसे कहते हैं और मिश्र भिन्न के बारे में कौन कौन से कथन हमसे पूछे जा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं मिश्र भिन्न से एक और प्रकार का जो क्वेश्चन बनता है उसके बारे में। मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। लगभग एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में हम कैसे चेंज करते हैं।
चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मिश्र भिन्न को साधारण या फिर आप कह सकते हो अनुचित भिन्न, आपको अनुचित भी मिल सकता है, क्योंकि मिश्र भिन्न को हम कन्वर्ट करेंगे तो अनुचित भिन्न ही प्राप्त होगी। बदलना, चलो समझते हैं। आपके सामने एक मिश्र भिन्न है 5/1/4, ये आपके सामने एक मिश्र भिन्न है। इसको किस में कन्वर्ट करना है? इसको हमें साधारण भिन्न में बदलना है। कैसे बदलेंगे? जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए कि मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1 + 1/4, या तो आप ऐसे लिख के कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट ही कर सकते हो। इसका गुणा किसके साथ करना है? इसके साथ। 4 का गुणा 5 के साथ करेंगे और प्लस अंश में जो भी संख्या होती है उसको इसके साथ क्या करना है? जोड़ना है। और जो हर में संख्या है वो तो रहेगी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 का गुणा किसके साथ करेंगे? 5 के साथ, ये गया 20, और प्लस का 1/4। तो मैं इसको लिख सकता हूं 20 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ गया 21, और बट्टा में क्या? 4। तो हमने मिश्र भिन्न थी 5/1/4, इसको साधारण भिन्न में कन्वर्ट किया तो हमारे पास क्या आ गया? 21/4। तो ये इस मिश्र भिन्न का कौन सा रूप है? साधारण रूप है, अनुचित भिन्न है। आगे बात समझ में। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके सामने है 9/1/3, ये एक प्रकार की अनुचित भिन्न है। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? ये प्रकार की कैसी? मिश्र भिन्न है, और मिश्र भिन्न को हमें किस में कन्वर्ट करना है? अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करना है, साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना है। अभी मैंने आपको बताया, करने के लिए हम क्या करते हैं? इसका गुणा करते हैं इसके साथ, तो 9 का गुणा करेंगे किसके साथ? 3 के साथ, और जो भी अंश में है उसको हम क्या करते हैं? उसमें जोड़ते हैं। तो अंश में हमारे पास क्या है? 1 है, तो 1 को जोड़ देंगे। आगे बात समझ में। अब देखिए 3 का गुणा हम किसके साथ करते हैं? 9 के साथ, कितना गया? 27, और प्लस का 1/3, और इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 28, और बट्टा में क्या है? 3। तो हमारे पास साधारण भिन्न क्या आ गई? 28/3। तो ये तरीका है हमारे पास मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे चेंज करते हैं। मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने का तरीका है, तो ऐसे आप बदल सकते हो। ये आपसे एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो ये बात हो गई मिश्र भिन्न की। आगे हम बात करते हैं तुल्य भिन्न की। समझते हैं तुल्य भिन्न क्या है, और तुल्य भिन्न से हमसे किस प्रकार के क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तुल्य भिन्न नाम से ही स्पष्ट है। तुल्य का मतलब क्या है? तुलना करना। तुलना का मतलब यदि कोई वस्तु है, जैसे ये मार्कर है, ठीक है, इन दोनों का वेट बराबर है, तो मैं क्या कहूंगा? ये दोनों मार्कर तुल्य है। बात समझ पा रहे हो? इसी प्रकार भिन्न में भी हम क्या करते हैं? तुल्य भिन्न किसे कहेंगे? यदि कोई दो भिन्न है और उन दोनों भिन्नों का मान आपस में बराबर आ रहा है, तो ऐसी भिन्नों को हम क्या कहेंगे? ये दोनों भिन्न एक दूसरे के तुल्य है। समझना, फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं, जैसे आपके पास है 1/2, 1/2, एक तो भिन्न है 1/2, और दूसरी भिन्न है 2/4। मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसका मान हमारे पास कितना आ जाएगा? 0.5 आएगा। और इसी प्रकार मैं इसको भी सॉल्व करूंगा तो भी मेरे पास मान कितना आएगा? 0.5 आएगा। तो इस भिन्न को सॉल्व करने पर भी 0.5 आ रहा है, इस भिन्न को सॉल्व करने पर भी 0.5 आ रहा है, और इसी प्रकार ये हमारे पास 3/6 है, इसको सॉल्व करेंगे तो भी इसका मान कितना आएगा? 0.5 ही आएगा। या और कोई भिन्न ले लो, जैसे आपने ले लिया 10/20, इसको सॉल्व करोगे तो भी इसका मान कितना आएगा? 0.5 ही आएगा। ऐसी सभी भिन्न जिनको सॉल्व करने पर उनका मान एक समान आता है, ठीक है, तो ऐसी सभी भिन्न को हम क्या कहते हैं? तुल्य भिन्न कहते हैं। तो ये सारी की सारी सभी की सभी भिन्न 1/5 की क्या है? तुल्य भिन्न है। बात समझ पा रहे हो क्या? ये सभी भिन्न किसकी तुल्य भिन्न है? 1/2 की सभी क्या है? तुल्य भिन्न है। बात समझ पा रहे हो? तो ऐसे हम
बिल्कुल इजी तरीके से तुल्य भिन्न किसे कहते हैं इसको समझ सकते हैं। तो एक बात आपने नोट की क्या, देखिए इन सब में क्या कर रहा है, ये एक जैसे ये हमारे पास 2/4 है, 2/4 कैसे आया, ये 1/2 एक भिन्न थी हमारे पास, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया, और जैसे ही मैंने इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा किया तो ये बन गया 2/4। ये 3/6 कैसे आया, ये 1/2 था, ठीक है। इसमें मैंने क्या कर दिया, ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दिया, और जैसे ही हम ऊपर नीचे 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3/6। अब देखिए ये हमारे पास 10/20 है, ये कैसे आया, ये 1/2 थी भिन्न, इसमें ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया 10 से गुणा कर दिया, तो ये हमारे पास नई भिन्न क्या बन गई 10/20 बन गई। तो एक बात आप नोट कर पा रहे हो, जिस किसी भी संख्या को सैम संख्या को उसी संख्या से ऊपर है और उसी संख्या से नीचे गुणा किया जाए तो उससे क्या बन रहा है, उससे एक हमारे पास तुल्य भिन्न आ रही है। 1/2 को 2 से गुणा किया ऊपर नीचे तो भी तुल्य भिन्न बन गई, 3 और 3 से गुणा किया तो भी क्या बन गई, तुल्य भिन्न बन गई, और ऊपर भी 10 से गुणा किया नीचे भी 10 से गुणा किया तो भी हमारे पास तुल्य भिन्न बन गई। तो मैं कह सकता हूं कि जब भी हमें किसी भी संख्या की तुल्य भिन्न चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सैम संख्या से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो क्या, जब भी आपसे पूछा जाए कि इसकी तुल्य भिन्न निकाली तो उसके लिए हम तुल्य भिन्न निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सैम संख्या से ऊपर नीचे हमें गुणा करना पड़ेगा। जैसे आपके सामने एक भिन्न है 5/8 ले लेते हैं, ठीक है, ये भिन्न है, और इस भिन्न का आपको इस भिन्न की तुल्य भिन्न चाहिए, और ऐसी तुल्य भिन्न चाहिए जिसका अंश क्या होना चाहिए, इसका अंश 25 होना चाहिए। बात समझ पा रहे हो क्या, 5/8 एक आपके पास भिन्न है, इसकी आपको एक तुल्य भिन्न चाहिए जिसका अंश कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए। अब मुझे बताइए, अभी मैंने कहा कि किसी भी संख्या की तुल्य भिन्न चाहिए, किसी भी भिन्न की तुल्य भिन्न चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम किसी भी संख्या को सैम संख्या से ही ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो अब मुझे बताइए 5 को किस संख्या से गुणा किया तब 25 बन गया, तो आप सबको पता है 5 को हम 5 से गुणा करेंगे तो ही 25 बनेगा। इसका मतलब इस भिन्न की तुल्य भिन्न बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 25 5 से गुणा करना पड़ेगा, और जैसे ही ऊपर हम 5 से गुणा करेंगे तो ये तो कितना बन गया 25 बन गया, और इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 40 बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास वो भिन्न क्या है 25/40। बात समझ पा रहे हो क्या। तो अब इसके बारे में बात करते हैं कि भाई इससे हमसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चर्चा करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन की। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 2/3 एक भिन्न है, जिसकी तुल्य भिन्न बताइए, भिन्न बताइए जिसका अंश 10 हो। बात समझ पा रहे हो क्या, आपको 2/3 की एक ऐसी तुल्य भिन्न बतानी है जिसका अंश क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। किसकी बतानी है, सबसे पहले तो 2/3 की बतानी है, और जिसका अंश कितना होना चाहिए, जिसका अंश 10 होना चाहिए। अब मुझे बताइए इसकी तुल्य भिन्न क्या होगी। मैंने अभी आपको बताया था तुल्य भिन्न के लिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे एक संख्या से गुणा करते हैं, सैम संख्या से गुणा करते हैं। अब आपको यह सोचना है 2 को किससे गुणा किया जाए ताकि क्या आ जाए 10 आ जाए। तो आप सबको पता है 2 को हम 5 से गुणा करेंगे तो ही 10 आ सकता है। और तुल्य भिन्न के लिए हम क्या करते हैं, जिस संख्या से ऊपर गुणा किया उसी संख्या से हम क्या करते हैं नीचे गुणा करते हैं। तो अब हम 5 का गुणा करेंगे 3 के साथ तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे पास इस 2/5 की ऐसी तुल्य भिन्न है जिसका अंश कितना है 10 है, तो तुल्य भिन्न क्या होगी 10/15 होगी। बात समझ पा रहे हो क्या।
तो बिल्कुल इजी है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है, आप आराम से ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हो। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं, आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बात कर लेते हैं उसकी भी। क्वेश्चन नंबर 2, 4/7 की तुल्य भिन्न बताइए। 4/7 की तुल्य भिन्न बताइए जिसका हर 28 हो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 4/7 की तुल्य भिन्न बताइए जिसका हर क्या होना चाहिए, 28 होना चाहिए। ये भिन्न क्या आपके पास 4/7 है, ठीक है, और उसका तो इसने बोला क्या अंश 10 होना चाहिए, तो इसलिए मैंने ऊपर लिखा। इसका इसने क्या बोल दिया, हर कितना होना चाहिए, 28 होना चाहिए। हर कहां आएगा, नीचे आएगा, और यहां पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें पता नहीं है, पता करनी है। तो इसके लिए आपको क्या पता करना, केवल अब आपको यह सोचना है कि भाई 7 को किससे गुणा किया जाए ताकि 28 आ जाए। तो आपको सबको पता है कि 7 को यदि हम 4 से गुणा करेंगे तो ही 28 पॉसिबल है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यदि हमने नीचे 4 से गुणा किया तो हमें ऊपर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से 7/4 की वो भिन्न क्या बन जाएगी, 16/28। बात समझ पा रहे हो क्या, 16/28 एक है, 4/7 की एक तुल्य भिन्न है जिसका हर क्या है, 28 है। बात समझ पा रहे हो, तो आपका सही आंसर क्या है, 16/28। यहां तक बात समझ में आ गई क्या। तो यहां तक हमने बात की है तुल्य भिन्न कौन सी होती हैं, और तुल्य भिन्न से आपसे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे हम बात करेंगे भिन्नों को आपस में कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, और भिन्नों की तुलना, भिन्नों को आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।